तो गठबंधन की चौथी मीटिंग में एकजुटता की बात हुई, मतभेद भुलाकर सहयोग की दलीलें दी गईं। लेकिन हाल ही में चुनावी हार झेलने वाली कांग्रेस क्या विपक्षी दलों को मजबूती से गठबंधन में पिरो पाएगी? क्या यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस की मुश्किलें सीटों को लेकर नहीं बढ़ाएंगे? और प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्षी दलों का वो कौन सा चेहरा होगा जो 24 के रण में कोई मैजिक कर पाएगा? इन तमाम सवालों के बीच सवाल यह भी कि 2024 की लड़ाई में INDIA गठबंधन का अगुवा कौन होगा? राज्यों में तकरार के बीच कैसे 24 का बेड़ा पार होगा? महाबहस में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। की लड़ाई, इंडी में कौन बड़ा भाई? सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सब लोग सहमत हैं। जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है, पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। राज्यों में तकरार, कैसे 24 का बेड़ा पार? घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। यूपी में अखिलेश, हार से बैकफुट पर कांग्रेस। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मोदी मैजिक भारी, विपक्ष की कितनी तैयारी? एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं। आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। 24 का सियासी रण, मोदी वर्सेस कौन? पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है? और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जिस पर फोकस रहेगी हमारी डिबेट। सवाल नंबर 1, 24 की लड़ाई, इंडी में कौन बड़ा भाई? मतलब कौन सा ऐसा दल होगा जो अगुवाई करेगा INDIA गठबंधन की, और वो कौन सा चेहरा होगा? राज्यों में तकरार, कैसे इंडी का बेड़ा पार? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। पूर्व में हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई सीट शेयरिंग को लेकर। तो 24 में बेड़ा पार कैसे होगा? 24 के सियासी रण में मोदी वर्सेस कौन? प्रधानमंत्री मोदी के आगे INDIA की तरफ से वो कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकेगा? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपका तारुफ अपने तमाम मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले आलोक वर्मा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। पीसीआर आलोक वर्मा जी का शायद सिग्नल चला गया, एक बार फिर से पैच करिए। अखिलेश कटियार जी, INDIA की बैठक हुई, 28 दलों ने हिस्सा लिया और एक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था चुनाव नतीजों के बाद से कि देखिए एक बैठक तो आपकी हो नहीं पाई, क्या सभी दल साथ हैं, नहीं हैं? तो एकजुटता का संदेश आज दिया गया, लेकिन पेच अभी वहीं फंसा हुआ है। एक तो सीट शेयरिंग और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के आगे चेहरा कौन, अगुवाई कौन करेगा? आस्था जी, जैसे अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, जो 4 राज्यों के अभी, तो उसमें बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा तो उनका भी कोई चेहरा नहीं था। एक बात। दूसरी बात, इस देश में जब समाजवादियों ने सरकार बनाई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, देवगौड़ा साहब बने थे, इनकुमार गुजराल साहब बने थे, उस समय भी किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ था। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था। हम ये मानते हैं, जैसे 2000 मनमोहन सिंह UPA की सरकार का दौर था, उसमें भी ये नहीं था कि मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर पद के 2004 में। तो ऐसा हम नहीं मानते कि कोई चेहरा होगा मोदी जी के सामने, लड़ाई तभी होगी। इस देश में 2024 में जनता नीतियों पे, मूल्यों पे और अपने मुद्दों पे वोट करेगी, भाजपा के खिलाफ वोट करेगी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जिन राज्यों पे
टकरार है, जिन राज्य दर राज्य आपसी मतभेद हैं बहुत सारे, ठीक है। लोकतंत्र में लोहिया जी हमेशा कहा करते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से ही लोकतंत्र चलता है। हम ये मानते हैं कि असहमति हमारी कहीं कहीं पे रही थी, लेकिन एक देश के एक बड़े इंटरेस्ट में, देश हित में, लोकतंत्र और जनता के मुद्दों पे, किसानों की आवाज पे, बेरोजगारी पे हमने अपने छोटे इशुओं को पीछे करके हमने ये तय किया है कि पहला काम है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाओ। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो विधानसभा चुनाव से पूर्व में भी कही थी, क्योंकि INDA आप लोगों ने तभी फॉर्म कर लिया था। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जैसा बड़ा चेहरा, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जांपल यहां पर दिया, आपको नहीं लगता कि राजनीति बहुत बदली है? जिस धुरी पे राजनीति हो रही है उसकी काट विपक्षी दलों को फिलहाल नहीं मिल रही। आस्था जी, ये जनता है, कोई बड़ा चेहरा नहीं होता, कोई छोटा चेहरा नहीं है। जनता ही है, जब उसे प्यार देती है, सम्मान देती है, अपने छाती में बिठाती, तो नेता बड़ा होता है। और नेता वो बड़ा होता है जो बड़े तबके के हितों की बात करता है, बड़े समूह के अधिकारों के लिए लड़ता है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? नहीं, खरे नहीं उतरते। ये सारी बातें जो आपने बोली, जनता ने सराखों पर भी बिठाया, वो सबकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, आज नौजवान की बात कर रहे हैं। जी, हम बिल्कुल बात आपके जो आपने कहा उस पर मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं। इस देश में बेरोजगारी का आलम जो है किसी से छुपा नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पूरे जो सेंट्रल की जो एजेंसी है DOPT, उसका आंकड़ा है, आपने 2 साल में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बार बार बाबा से पूछती है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप बोनस दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया है गेहूं के, उस पर आप हमें भी बोनस डिक्लेयर करिए। किसानों के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी से लेंगे। और PCR जैसे आलोक वर्मा जी हमारे बीच में जुड़े, बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे यहां पर अखिलेश जी ने बातें रखी हैं। सुधा मिश्रा जी, INDIA की बैठक से जुड़ा सवाल, क्या यह बात सही है कि PM के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया? नहीं, आपने कहा PM के चेहरे के लिए? जी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। वहाँ पे PM के चेहरे की कोई बात नहीं, वहाँ पे खड़गे जी भी कह रहे हैं। इस पर तो बात हुई है ना कि इसकी अगुवाई कौन करेगा, वो चेहरा कौन होगा, कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन? तो मैम, अगुवाई कौन करेगा इसकी बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री के चेहरे की बात किसी ने नहीं की है। बात हुई है कि हमें पहले एकजुटता के द्वारा अपने सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीतना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र में आपकी सीटें कितनी है, आपने कितना जीता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि चेहरा बना के जिस तरह से देश में लोकतंत्र का ह्रास किया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानती हैं जीतने के बाद जो नेता दल के लोग होते हैं, जो पूरे सीनेट में लोग होते हैं, वो चुनते हैं। तो जाहिर सी बात है चेहरा पहले से स्थापित है राजनीति में, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे ये दूसरा कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं और खुलकर मंचों से कह रहे हैं कि भाई 24 की तैयारी है और 24 में भी मैं जीत करके आऊंगा। दूसरी तरफ आपको लगता है कि जनता कंफ्यूजन पसंद नहीं करती है? एक तरफ स्थापित चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का, तो विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा? मैम कैसी बात करिए, स्थापित चेहरा का मतलब क्या? क्या प्रधानमंत्री का पद किसी एक व्यक्ति के लिए होता है क्या? स्थापित चेहरा दो बार राजनीति में स्थापित, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, मैं राजनीति में स्थापित होने की बात कर रही हूँ कि इसका कार्ड आप लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं, आप अगर पिछले 5 जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनकी मैं बात करूं तो वोट हमें ज्यादा मिले हैं, जनता का हमें साथ मिला है, सीटें कन्वर्ट नहीं हुई हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमारे साथ है, जो हमें वोट मतदान मिल रहे हैं, जो जनादेश है, सीटों की नहीं हो रहा है। आप इस बात से गुणा भाग करके बता रही हैं कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन क्या वो 2024 के लिए काफी है? प्रभात त्रिपाठी जी, तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, उसमें कांग्रेस इस बात को लेकर संतोष कर रही है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो क्या 24 में टक्कर के लिए ये काफी है? प्रभात जी प्रश्न पूछे नहीं, देखिए आस्था जी जो अभी बहस चल रही है, सुधा जी ये मानने को तैयार नहीं है। ये तय है कि देश के सामने एक चेहरा एक तरफ है, विपक्ष का चेहरा कौन सा है? जो 28 दल अपना सारथी अभी तक तय नहीं कर पाए, और वो तो ममता बनर्जी और जो है 1-2 नेताओं ने, केजरीवाल ने कहा कि खड़गे जी को आगे लाया जाए। इसके मतलब कहीं ना कहीं 2 बार जो एक चेहरा रहा है राहुल गांधी का, वो कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस ये समझती है कि राहुल गांधी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तभी खुल के खड़गे की बात आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी नाम
एक जो आज कहा गया है कि खड़गे जी आगे आइए और जो है खड़गे जी कह रहे हैं कि नहीं हम बाद में तय करेंगे। अभी ये इंडियन अलायंस में ये जो पूरा आज जो बैठक, चौथी बैठक हुई है, उसमें कुछ बादल छटे हैं हुई कि जो स्टैलिन ने कहा कि जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टी हैं वो वहां लीड करें अपने अपने राज्यों में। उसमें अखिलेश के लिए खुशी हो सकती है क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस जिस तरह पराजय हुआ कांग्रेस का और कांग्रेस बैकफुट में आई, उससे रीजनल क्षेत्र जो है वो थोड़ा ऊपर आए हैं और उनको अपनी बात रखने का एक जिसे कहते हैं बल मिला है। और वही स्टर्लिन ने कहा क्योंकि स्टर्लिन अपने राज्य में मजबूत है, अखिलेश उत्तर प्रदेश में है, लालू बिहार में है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र में और भी शरद पवार हैं, तो जो रीजनल क्षेत्र में वो सीट शेयरिंग को लेके वो तय करेंगे और 30 दिसंबर तक होना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आज कवायद हुई है होटल अशोका में, इसमें ये अभी तय नहीं कर पाए हैं कि कन्वीनर कौन होगा और बड़ी असमंजस और स्थिति है। और ये लोग बार बार ये कहते हैं कि मीडिया के ऊपर इसको छोड़ देते हैं। अरे भाई 4 बार आप अभी तक आप कन्वीनर नहीं कर पा रहे हैं, इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा? ठीक है, इन्हीं को बताना पड़ेगा। केजरीवाल खुद ईडी के निशाने में दीजिएगा और जिसकी पंजाब और कांग्रेस को और मुझे 5 सेकंड में अपने रोक दिया केजरीवाल का और सारे आरोप यहाँ पे दुनिया में जो तय किए जाते हैं। प्रभात जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सुधा जी से। बोलिए सुधा जी, उसके बाद आस्था जी प्लीज जितना मेरा उत्तर का समय उतना दीजिएगा, प्रश्न पूछ के मुझे हटा मत दीजिएगा पहली चीज, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर देने का समय लगता है। प्रभात जी ने सारे प्रश्न खड़ा कर दिए कांग्रेस के गठबंधन को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके। अरे भाई जो सत्ता में है उनसे प्रश्न करने की पहले हिम्मत और हिमाकत पैदा करिए, तब जो जीते लोग नहीं है, जिनको इस देश को बचाने के लिए प्रयास करना है, उनसे प्रश्न बाद में कर लीजिएगा। हम मीडिया पे कुछ नहीं डालते हैं, मीडिया है तो हमारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि सदन में तो प्रश्नों को पूछने का अधिकार खत्म कर दिया गया। नहीं सुनिए प्लीज बोलने दीजिए। सदन में तो जो पूछने का अधिकार है उसे खत्म कर दिया गया निलंबन के द्वारा। मीडिया हमें मौका दे रही तो हम बोल पा रहे हैं, तो हम उसका हमेशा सत्कार करते हैं और इन लोग को धन्यवाद देते हैं, कम से कम बोलने का अधिकार मिल जाता है। कहीं कहीं कुछ लोग इस चीज को देते हैं, बोलने देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बोलना, अपने पक्ष को रखना, यही लोकतंत्र के आत्मा में बसता है और होना चाहिए। आपने कहा हमने क्या नहीं किया, अरे भाई जो सत्ता में है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। हम तो पूरे देश को एकजुट करके इस देश में जिस तरह से इस देश की स्वतंत्रता को, लोकतंत्र को और संविधान के सदन में होने वाले जितने भी चीजें हैं उसको खत्म करने का प्रयास, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, प्रश्न काश ये आप कर पाते कि निलंबन जिस तरह से किया गया है, क्या जनादेश दिए गए जो सांसद थे उनको बोलने का अधिकार छीना गया? प्रश्न इस पे होना चाहिए। हम अपने दलों के साथ शेयरिंग कैसे करेंगे, कौन हमारा नेता होगा, इसके लिए हम पूरी कोशिश में है। हर पार्टी अलग अलग विचारों से आती है, हम एक साथ होके जिस शक्ति से लड़ना चाहते हैं उस शक्ति के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आलोक वर्मा जी, INDIA की बैठक हुई, आप लोग कहते रहे देखिए चुनाव हारने के बाद ये लोग एक साथ बैठ भी नहीं पा रहे हैं। 28 दल उसमें शामिल हुए, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे। सोर्सेज से खबर ये है कि उनके नाम आगे किए गए हैं प्रस्तावकों के तौर पे। मतलब प्रस्ताव किया गया है कि ये 2 चेहरे हैं जो अगुवाई कर सकते हैं। ठीक है, तय कर लें, हमें क्या ऐतराज है। हम तो देख रहे हैं, अभी चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्या कुछ निकल करके आया, कांग्रेस के साथी को क्या कुछ मिला, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। देश का मिजाज क्या है, देश का मूड क्या है। 2024 में मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो ठग गठबंधन है, कैसी भी कोशिश कर ले ठगने की, मुझे लगता है कि 21वीं सदी की जनता जो है बहुत समझदार है। वो इस तरीके की किसी भी कोशिश में, किसी भी साजिश में, इनके मुगालते में आम जनता आने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि एक लंबा अरसा गुजर गया, कांग्रेस के साथी कह रहे थे मौका, मुझे लगता है कि देश ने काफी मौका कांग्रेस को भी दिया है। और कांग्रेस ने क्या इस देश को दिया है, आम लोगों को क्या दिया है, केवल नारे के सिवा क्या दिया है? कोई कहता था गरीबी हटाओ, कोई कहता था 100 पैसा वहां से भेजता हूँ और 20 पैसा नीचे पहुंचता है, लेकिन कभी जमीन पे उतर के देखने की कोशिश नहीं की या कभी हालात को संभालने की कोशिश नहीं की। आलोक जी ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सारी बातें आप लोग कहते रहे हैं। आलोक जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज ये कहा जा रहा है कि ऐसे प्रदेश जहां पर छत्रा जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो मजबूत हैं, तो कांग्रेस उनको रास्ता दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी
जो मुख्य विपक्षी दल है, वो और मजबूती से चुनाव लड़ेगी अगर कांग्रेस रास्ता दे देती है? 2019 में भी तो चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन बनाया था। माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन बनाया था, तब भी मीडिया के साथ ही कहते थे बहुत शानदार गठबंधन है, बहुत ऐसा गठबंधन है जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग टिक भी नहीं पाएंगे। कुल मिला के 15 सीटों पर 80 सीटों में 15 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। तब से लेके अब तक 5 साल निकल गए हैं, जमीन पर हमने तैयारी की है। मोदी जी के कामों को, योगी जी के कामों को हम जमीन पर लेकर के गए हैं। क्या जो काम हमने दिल्ली में किया है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये भी देखने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी निकले हैं। और जो लोग छूट भी गए होंगे, छूट गए होंगे, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली सरकार ऐसी है योजनाएं बनाती है। चलिए, आप विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं कि उनको आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। अखिलेश जी, आपका जवाब। हाँ। आलोक जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं। आलोक जी को ये भी है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो याद दिला रहे हैं। आपने भी वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, कुछ उस पर भी बोले आप। बहुत अच्छी बात होती कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में भेजेंगे, वो भी बात आपकी खत्म होगी। आज उत्तर प्रदेश में है, आप धान पे 900-925 रुपए आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस देने की बात करते हो। उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है हमने क्या गुनाह किया भाई, हमें भी बोनस दो। तो इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। 450 का सिलेंडर उत्तर प्रदेश की भी जनता चाहती है कि हमें भी दे। मोदी जी की नीतियां ये हैं आस्था जी कि आप गेहूं और धान पे भारत आत्मनिर्भर है, जितनी जरूरत है उतना हम पैदा करते हैं, उस पे आप बोनस दे रहे हैं। यहां किसानों के खिलाफ जो नीतियां मोदी जी ने बनाई हैं, 16,000 करोड़ की आपने पिछले साल दाल आयात करी, आप किसानों को दलहन पे कोई बोनस नहीं देते, उस पे आपकी जनता आपसे लेगी। 23 रुपए प्रतिदिन की आय है किसान की, आपने ये तरक्की कर दी है। जिस देश में इतनी बड़ी आबादी 23 रुपए प्रतिदिन पे जीवन जीती हो, उसे आप विकसित राष्ट्र की बात करते हैं। एक साथ 1,41,000 करोड़ का विदेश से आप खाद्य तेल मंगाते हैं कि भारत के किसानों को आप देते नहीं है। ये सत्ता ऐसी है जिसे ना नौजवानों की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। आलोक जी 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है और अपने उन्हीं कामों को लेकर के उतर रही है जो हमने देश के लिए किया और जो हमने प्रदेश के लिए किया। आप कैसा भी गठबंधन, हमारे साथी, हमारे मित्र हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, तो जानते हैं कैसा भी गठबंधन उन्होंने बनाया, कैसी भी गफलत डालने की कोशिश की, लेकिन आम जनता, लिटमस टेस्ट कहाँ होता है साहब, वो तो आम जनता के बीच में होगा ना। क्या सफेद है, क्या काला है, सब पता चल जाएगा। और 2014 के बाद से हम तो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। कैसा भी इलेक्शन हो, कैसा भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीतती रही है। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, अभी कुछ समय पहले 22 का इलेक्शन हुआ था, तब भी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए थे कि क्या हमने 5 साल में वादा किया और उसे हमने कितना जमीन पर उतारा। आज उत्तर प्रदेश ये अच्छी तरीके से देख रहा है ना। 17 के पहले आपकी भी सरकार थी, क्या होता था, किस तरीके से लूटमार होती थी, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मायावती जी की सरकार थी, जेल में अधिकारी मार दिए जाते थे। आज उस तरीके का अपराध राज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। सड़कों का जाल आज उत्तर प्रदेश में फैला है। देश विदेश के जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहाँ फैक्ट्रियां लगाते हैं। किसी भी इलाके में चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, किसी दूसरे इलाके में चले जाइए, बरेली में चले जाइए, आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जो वादा हमने किया है वो हमने निभाया है। सबसे बड़ी चीज, गांव का जो आम आदमी है, जहां तक कोई योजना नहीं पहुंच पाती थी, जो सरकार की योजनाएं दिल्ली में चलती थी या लखनऊ की राजधानी में, यूपी की राजधानी लखनऊ में जो बनाई जाती थी, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है अखिलेश जी, आज हमारी सरकार, अखिलेश जी ने जो सवाल पूछे, आलोक जी आपने उनके जवाब दिए। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन क्या है कि हमने जो चर्चा खास तौर पर रखी, आप लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आपने उन पर सवाल किया, उन्होंने उनका जवाब दिया। लेकिन एक बार फिर से बैठक पर फोकस करते हैं। सुधा मिश्रा जी, 2 नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा ममता बनर्जी, दोनों नाम आप कह रही हैं कि गठबंधन की अगुवाई करने वालों के लिए प्रस्तावकों ने रखे हैं कि ये गठबंधन की अगुवाई करेंगे। क्या ये संभावित नाम हो सकते हैं? क्या ये सबको स्वीकार्य होगा? और क्या कांग्रेस ने अब 2024 के लिए अपनी राजनीति के फोकस को दक्षिण की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर लिया है? नहीं, देखिए आस्था जी, प्रश्न जो आपने किया उस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
कांग्रेस जिस विचारधारा को लेके इस देश में जनता के साथ जुड़ती है, उस विचारधारा को देश समझता है, देश जानता है। मैं तब भी आप भी कह रही हूं, अभी हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चीजें सेम क्यों नहीं है, इसका उत्तर नहीं दिया उन्होंने। हम अपने विचारकों और विचार की, अगर जनता सच में आपके साथ है तो बाकी के राज्यों में क्या हो रहा है और आपको वहां पे हार क्यों मिल रही है, या आपके हमें ज्यादा आपको आपसे वोट क्यों मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। जहां तक विचारकी की बात है, जो पार्टी विचार के साथ चलती है उसको बार बार विचार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो भाजपाइयों, क्योंकि इनके विचार हर समय पे चेंज होते हैं। कभी ये रसोई गैस आपको कहीं पे 1100 में दे रहे हैं, कहीं 450 में। ये होता है झूठ कथनी करने का अंतर। हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें जनता को, जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझाने और देश के पटल पे रखने की जरूरत है। और जो अगुवाई की बात हो रही है, जो आपने 2 नाम बताए, जाहिर सी बात, अगर प्रस्तावित नाम है तो सबकी सहमति से ही हुआ है। कोई प्रस्ताव जब किसी मीटिंग में होता है, किसी बैठक में, तो वो सबकी सहमति से, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। सभी लोगों की सहमति है, तभी उन दोनों लोगों के नाम सामने आए हैं। और उसके बाद जो हमें करना है अपने इंडिया गठबंधन के साथ, अब देखिए इस देश में कि मैं एक बार प्रभात त्रिपाठी जी का फिर से रुख करूंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, 2024 के लिए INDIA की बैठकें हुई हैं, आगे भी होंगी, और बेहतर समन्वय बनाने के नियत से सीट शेयरिंग हो या PM पद के लिए कौन होगा, इन सब के लिए मंथन चलता रहेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लिए मोदी वर्सेस कौन, इसका जवाब मिल पाएगा? नहीं, देखिए आस्था जी आपने सवाल अच्छा किया। देश की जनता जो आपको मत देती है, जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता के बीच जाते हैं। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर मोदी जी के सामने चेहरा कौन सा होगा। मैंने जब ये सवाल खड़े किए तो हमारी सुधा जी को, कांग्रेस को बहुत बुरा लग गया। अरे भाई, अगर खड़गे हैं या कोई ममता बनर्जी है या अखिलेश यादव है, चेहरा जनता जानना चाहती है। आज ये लोकतंत्र में, जैसे कि ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी पार्टी की है, देश के प्रति है और लोक में है, अरे देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी के सामने इंडिया गठबंधन अगर लड़ रहा है तो वो चेहरा कौन सा होगा। वो चेहरा प्रस्तुत करना आपका काम है। अगर आज खड़गे जी के लिए ममता बनर्जी ने बात रखी है तो कांग्रेस खुल के क्यों नहीं कह रही है कि हाँ, खड़गे जी ही मेरा चेहरा होंगे। कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर विरोध है। तो ये सुधा जो बात कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता कि मैंने सवाल खड़े किए, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल खड़ा करना। आप देश की जनता को बताएं कि मोदी के सामने चेहरा कौन सा होगा। खड़गे चेहरा होंगे। नहीं, सुनिए, प्रभात जी की बात का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये भाजपा का ही प्रश्न को बार बार उठाते हैं, ये बहुत जरूरी है। काश आप पत्रकार होने का पत्र जो वो है नहीं, मैं पत्रकार होने के नाते सवाल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं मेरा। नहीं, सुनिए, आस्था जी पत्रकार होने के नाते प्रश्न कर रही है और आप भाजपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न आपका कांग्रेस से हो रहा है। आपका प्रश्न किसी और से नहीं, कांग्रेस से। मैं पत्रकार होने के नाते जनता का सवाल पूछ रहा हूँ। जनता को जानना है, जनता को जानना है कि मोदी के सामने कौन कह रहा। अखिलेश जी, घुमाइए नहीं, गोल गोल घुमाइए नहीं। एक मिनट, सुधा जी, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं बना हुआ है ना, मोदी के सामने चेहरा कौन? मोदी जी के सामने जनता है। जनता जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 400-450 में पाएगी ना गैस, और उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी, केंद्र में नहीं पाएगी, वो सामने खड़ी है, वही सामने है। प्रभात जी को जानना चाहिए, वो जनता सामने है। 2 राज्यों की सरकार निकल गई आपके हाथ से, ये सारी बातें कर रहे थे ना आप, सस्ती गैस मिल रही है। आस्था जी, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने कहा ना, जीत ही अगर लोकतंत्र को विजय बनाती है, तो लोकतंत्र में जो परसेंटाइल दिख रहा है, जनता का जो मूड दिख रहा है, 140 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, मात्र 44%। जी, मेरा एक कहना है त्रिपाठी जी की बात पे कि त्रिपाठी जी, इस देश को नेताओं की नहीं, सही नीतियों की जरूरत है। हम नीतियों के आधार पे जाएंगे जनता के बीच में। हम चाहते हैं आम जनमानस पे जो हमारे पास एजेंडा है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है, हमारा घोषणा पत्र है, हम चाहते उस पे बात हो। इस देश को नेताओं की नहीं, सही नीतियों की जरूरत है, और हम सही नीतियों के साथ चुनाव पे जाएंगे। नेता के चेहरे पे हम बात नहीं करना। फाइनल कमेंट आलोक जी, नीतियों के साथ जाएंगे, चेहरे के साथ नहीं, नेता के साथ नहीं। बिल्कुल अखिलेश कटियार की नीतियों के साथ जाएं, लेकिन उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो नीतियां, जो वादा वो जनता से करें, उसको जमीन पर भी उतारें। इससे पहले का चेहरा हम अखिलेश यादव जी का देख चुके हैं, वादे बड़े बड़े और जमीन पे कुछ निकल के नहीं आया।
जमीन पे क्या निकला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। खनन का हाल उत्तर प्रदेश में क्या था, गायत्री प्रजापति क्या करते थे सत्ता सदन में बैठ करके, अपने महल में बैठ करके, आज जेल में है तो क्यों जेल में बैठे हैं। तो कभी अखिलेश यादव जी 5 साल में अगर उनको कुछ कहा होता उन्होंने अपने माफिया मित्रों को अगर किनारे किया होता तो आज अखिलेश भाई या नौबत समाजवादी पार्टी की नहीं आती। दूर नहीं है, 2023 बस खत्म ही होने वाला है और 2024 के लिए आम चुनाव का बिगुल भी लगभग बज ही चुका है। लेकिन हाल ही में चुनावी हार झेलने वाली कांग्रेस क्या विपक्षी दलों को मजबूती से गठबंधन में पिरो पाएगी? क्या यूपी में अखिलेश कांग्रेस की मुश्किलें सीटों को लेकर नहीं बढ़ाएंगे? ये बड़े सवाल हैं और देखना होगा कि क्या आने वाले समय में INDIA की जो बैठकें हैं उनमें इसको लेकर कोई ठोस समाधान निकल पाता है या नहीं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। महाबहस में इतना ही।